चैप्टर नंबर 10 बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन की। इसमें हमने एआई के अंदर घुस जाना है और एआई को जरा ध्यान से देखना कि एआई क्या क्या काम कर रहा है और किस किस तरह कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक हो गया। मैं आपको एक एक चीज बड़ी डिटेल से बताऊंगा। ये चैप्टर्स मैंने एक एक दिन में एक एक चैप्टर इसलिए रखा है कि मैं अगर आपको उसकी हेडिंग या ऊपर ऊपर से बता दूं तो बात बननी नहीं है। सर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम डिटेल इसकी कवर करूं और इस टाइम में हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं उसको करें। सबसे पहले एआई क्या है? बुनियादी तौर पे एआई सिमुलेशन है। सिमुलेशन कहते हैं नकल को। एआई सिमुलेशन है, नकल है। जिस तरह इंसानी दिमाग सोचता है उसी तरह एआई जो है उसी पैटर्न से वो भी काम करता है। सर सबसे पहले एआई के प्रोसेस की बात करते हैं। अच्छा, एआई जो है बुनियादी तौर पे इसका लर्निंग साइकिल होता है। इसके लर्निंग साइकिल से क्या मुराद है? सर एआई ना मशीन लर्निंग की बात भी कल की थी और एआई की बात भी की थी। रादर देन कि इसको प्रोग्राम किया जाए, ये डेटा से लर्न कर रहा होता है। ये डेटा से लर्न कर रहा होता है। सर जी बुनियादी तौर पे डेटा कलेक्ट होता है, डेटा प्रोसेसिंग होती है, मॉडल ट्रेनिंग होती है, रिजल्ट इवैल्यूएशन होता है और मॉडल डिप्लॉयमेंट होती है। ये 5 बातें कैसे समझ आएंगी आपको? इस तरह नहीं समझ आएंगी। एक एग्जांपल देता हूं। शायद आप तो कर लेंगे, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया, डाटा प्री प्रोसेसिंग किया है, प्रोसेस करने से पहले उसको ट्रेन किया, मॉडल ट्रेनिंग किया है और डाटा मॉडल में डाला ताकि मॉडल को ट्रेन किया जाए, रिजल्ट इवैल्यूएशन किया है और डाटा मॉडल में डाला, उससे जो रिजल्ट आया उसको इवैल्यूएट किया कि ये मॉडल का रिजल्ट क्या है और फिर मॉडल को डिप्लॉय किया। मैं फिर कहता हूं ये जो बात मैंने बताई है यहां पे लिखी हुई है, लेकिन ये समझने के लिए काफी नहीं है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए ताकि आपकी खोपड़ी में आएगा ये लिखा गया हुआ है। असल मसला ये है। और रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सर जी हमारे पास एक स्टूडेंट आया और वो कहता है सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, मेरी कुछ मजबूरी है। और ये तकरीबन हर दूसरा स्टूडेंट कहता है उसकी मजबूरी हो या ना हो, उसकी मजबूरी फीस देते तो लाजमी होती है और उसको डिस्काउंट चाहिए होता है। अच्छा हमने भी क्या किया, एक मॉडल बना लिया। हमने कहा ठीक है, बच्चा देखेंगे उसका फादर है या नहीं। अगर उसका फादर नहीं है, उसकी अपनी इनकम भी नहीं है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट है, तो हम मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। दैट इज लेट्स से 75% सपोर्ट। एक बच्चा है उसके फादर हैं लेकिन रिटायर्ड है, उनकी उस बच्चे की अपनी इनकम नहीं है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरेज है, तो 50% ऑफ करेंगे। ये मैं मॉडल बना रहा हूं। ठीक हो गया? ये मैं मॉडल बना रहा हूं, मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं, मैंने इसमें डालना है डाटा। मेरा पॉइंट समझ आएगा? वो डाटा जिस रास्ते से चलता चलता आएगा ऑटोमेटिकली वो इस सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा होगा। मेरा पॉइंट समझ आया? केस नंबर 3, एक बंदा मिस्टर सी जॉब करता है, उसके फादर जॉब करते हैं, उसकी अपनी इनकम भी है, एवरेज परफॉर्मेंस भी उसकी एवरेज है, तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। और एक मिस्टर डी है, वो उसके फादर भी जॉब करते हैं, वो भी जॉब करता है, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, तो हम उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। ये मैंने एक मॉडल तैयार कर दिया है। बच्चे को डिस्काउंट देना है तो इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से, इस मॉडल से देंगे। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं सबसे पहले इस डाटा को कलेक्ट करूंगा, डाटा को क्लीन करूंगा। डाटा क्लीन का मतलब है मैं ये जो क्राइटेरिया है ना इसके मुताबिक डाटा को अरेंज करूंगा और सॉर्ट करूंगा। डाटा प्री प्रोसेसिंग पड़ा, दूसरा स्टेप वो ये है। तीसरे नंबर पर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा, वो डाटा इस मॉडल में डालूंगा। मेरे पास मिस्टर एक्स आया है, मैंने उससे पहला जो अपने फादर हैं या नहीं है तो जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं। मैंने दूसरा स्टेप पूछना तुम पैसे कमाते हो या नहीं कमाते। मैंने तीसरा स्टेप पूछना अपनी मैट्रिक एफएससी की
डिग्रियां वो सनद लेके आओ और देखें तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है। इन तीनों की बेस पर मैंने उसको बताना है कि आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी। जैसे जैसे डाटा आता रहेगा वैसे वैसे मॉडल डेवलप होता रहेगा, मॉडल डेवलप होता रहेगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अभी चैट जीपीटी इंस्टॉल करते हैं, आप पहली बार बात करेंगे वो आपके साथ अड़फस होगी। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 बार आप बात करेंगे, 15 बार वो बात करेगा, 100वीं बार कमाल बात करेगा। तो मैं आपको आज एक बात बताता हूं। मैंने टैक्स की वर्किंग करनी थी। मैंने उसे टैक्स के चैप्टर की फाइल दी और मैंने चैट जीपीटी को कहा कि इस फाइल को तुम सिंप्लीफाई कर दो। उसने सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं। इसमें तो आपने सारी टैक्स के जार्गन ही निकाल दिए हैं। उसने मुझसे पूछा क्या आप चाहते हो कि ये एग्जाम फ्रेंडली भी रहे? मैं कहा हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही जो तुम कह रहे हो, बिल्कुल यही। उसने कहा मैं इसको एग्जाम फ्रेंडली कर देता हूं। मैंने कहा इसको कंसाइज करो। उसने कहा मैं कंसाइज कर देता हूं। ऐसे आगे पीछे सारी चीजें करके फिर अब मैंने उसको एक चैप्टर दिया, एक पैरा दिया। उसने उसको बिल्कुल मेरी तबीयत के मुताबिक सिंप्लीफाई किया। मैं उसको आधा घंटा देना खपिया वहां। कंसाइज हो, लेंथी बहुत ज्यादा है, टू द पॉइंट हो, एग्जाम फ्रेंडली हो, जार्गन साथ हो, ऐसे हो के बच्चों को एक एग्जांपल दो ताकि बच्चों को समझ आए। मैं जब उसके साथ आधा पौना घंटा खप गया ना, अब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मैंने अगले चैप्टर का एक टॉपिक डाला। इतना चौकस उसने पहली बारी में वो किया। अगली बार बताऊं, टेस्ट। मैंने टेस्ट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दिया है। ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके 4 सवाल बनाओ, 2 आसान और 2 मुश्किल। जो मुश्किल हो वो न्यूमेरिक्स होने चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं टेक्स्ट की, ठीक हो गया। जो मुश्किल हो वो न्यूमेरिक होने चाहिए, जो आसान हो वो क्रैमिंग नॉलेज बेस्ड होने चाहिए। 5 एमसीक्यू बनाओ, एक वेरी डिफिकल्ट, 2 मीडियम, 2 डिफिकल्ट। प्रॉम्प्ट दिया, उसने पहली बार बनाया, उतना अच्छा नहीं बना। मैंने कहा फलां सवाल को अपडेट करो, दूसरा तीसरी। अब वो मॉडल ट्रेन हो चुका हुआ है। मॉडल ट्रेन होने से क्या हुआ, अब जब मैंने उसको कहा ना चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट बनाओ, इतना चौकस पहली गो में। यार मेरा अब आपको समझ आ रही मॉडल ट्रेन का मतलब क्या है? वो थीम कुछ क्लियर हो रही है सर। ये इस रियल लाइफ एग्जांपल के बगैर समझ आ ही नहीं सकता। पढ़ी जाओ मॉडल ट्रेन, इंशाल्लाह मॉडल आप ही ट्रेन हो जाएगा। वो तो समझ ही नहीं है कि वो है कि भला। समझ आ रही है? इसलिए ये सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप उसको डेप्थ में जाके असेस नहीं कर, उसकी प्रैक्टिकल जो उसकी एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट नहीं कर रहे आप। सर समझ आ रहा है? ये है मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग होगी तो फिर अगला स्टेप क्या है? आज तो मैं एआई के अंदर घुस जाना, एक ही दिन, ये एक हफ्ते में मैंने कराया जो आज मैंने एक ही दिन में कराना है। लेकिन मैं चाह रहा था कि यार मैं बुनियादी सारी बातें आप उसके बाद रिजल्ट पे वैल्यूएट करते हैं। रिजल्ट पे वैल्यूएट करने के बाद जब आप समझ जाते फिर मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का क्या मतलब है? अब मैंने मॉडल को लागू कर दिया, लाओ भाई अब डाटा दो। मैंने पहले सारा ट्रेन कर दिया, अब मैं एक ही बार चैप्टर देता हूं, वो 2 मिनट में उसका टेस्ट बना के मेरी तबीयत के मुताबिक बना के साइड पे रख। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इसका लर्निंग साइकिल है। इस तरह से ये लर्न करता है। सर कुछ गेम समझ आई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम है। और जरा आगे चलते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 टाइप है, एनालिटिकल, प्रिडिक्टिव, जनरेटिव। व्हाट इज एनालिटिकल? एनालाइज करना, डेटा में पैटर्न्स देखना। सर जी हर चीज में ना कुछ तरतीब है, कुछ पैटर्न है। आप देखते हैं यार ये बंदा हर रोज आता है, आपने मेरा पैटर्न देखा कि मैं ना 4-10 के करीब रोज क्लास में आके क्लास शुरू करता हूं, यस और नो? अगर एक दिन में 4 बजने में 5 मिनट पहले आ जाऊं तो आप फौरन कहेंगे यार आज सर जल्दी आ गए। मेरा पॉइंट समझ आया? असल में हर इंसान
चाहते या ना चाहते हुए इंसान का दिमाग जो है ना वो पैटर्न्स नोट कर रहा होता है। आप घर गए, आपने बुक का वालेकुम सलाम, पापा आज आप गुस्से में, ऐसा होएगा या नहीं होएगा? ये जो उन्होंने आपको सलाम का जवाब दिया, आप उनके पैटर्न को समझते हैं वो आम रूटीन में कैसे जवाब देते हैं। ये जो आज उन्होंने कहा ना वालेकुम सलाम, आप समझ गए कि आज आई साहब गुस्से जिगन सैर हो जो कि लपड़ लुपड़ी ना पै जाए। और ये होना ही नहीं, इंसान चाहते या ना चाहते हुए हम गैर महसूस तरीके से पैटर्न देख रहे थे। सर जी अगली बात सुने, आपको आपके अब्बू का फोन आता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अननोन नंबर से उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालिद साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है। ऐसा होता है, आपको नहीं पता लेकिन आपका दिमाग आपका कान उस आवाज को सुन रहा है और आपका दिमाग उस आवाज को मैच कर रहा है उस आवाज से जो आपके वालिद साहब की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऑल एनालिटिकल एआई, एनालिटिकल एआई ने इसको कॉपी किया है। वो जो मैंने कल फोन पे कहा था हाय बिक्सपी, फौरन क्या जी अस्सलाम वालेकुम क्या है ना सर, उसने मेरी आवाज को पिक किया कि ये वही बंदा है जिसका फोन है। सर ये एनालिटिकल एआई है, ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल, ये पैटर्न्स को देखेगा, पास डाटा को देखेगा, ये यूज करेगा मशीन लर्निंग को, डाटा एनालिसिस को, पास को देखेगा, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के भी काम आता है, ये डिसीजन मेकिंग के भी काम आता है, और फिर सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के भी काम आता है। सर जी आगे आगे प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्टिव क्या? अच्छा अब ये जब पैटर्न्स को इसने रिकॉग्नाइज करने लग गया तो ये प्रिडिक्ट कर पाता है। आप एआई को डाटा देते हैं पिछले 3 साल का और बताते हैं चांद रात की सेल पिछले 3 साल में ये है, तो वो अगले साल की चांद रात की सेल प्रिडिक्ट कर देगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एआई। प्रिडिक्टिव एआई इज ऑल अबाउट कि वो प्रिडिक्ट कर पाता है कि आप फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। सर रिस्क असेसमेंट करते हुए प्रिडिक्शन होती है, कस्टमर के बिहेवियर के मुताबिक मार्केट के ट्रेंड को फोरकास्ट करते हैं, और ये सारे प्रिडिक्टिव एआई है। सर जी आगे आ जाओ, जनरेटिव एआई जनरेट करता है। सर जी आप कुछ ना करें, एआई पे भी लिखें ठंड का मौसम, स्वेटर, डीएसआर की तैयारी, एग्जाम करीब, ये 4 लफ्ज आप उसको दें तो वो क्या कर देगा? बेहतरीन नज़म लिख देगा। करेगा, लिखेगा या नहीं लिखेगा? उसे कोई नज़म लिख दे, ये 4 बातों पे वो नज़म लिख देगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब जो थे, वो एक है ना वीडियो सीरीज है पूरी, वो जो वो बहुत बड़ी गाड़ी में होता है, वो उसको एक बंदा जो है वो गोरा, वो रुके कहते जी व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो वो कहते जी मैं फलां काम करता हूं, तो वो कहते चलो जी ठीक है, ये बहुत पैसे कमाता है, को टिप दो। इसी तरह ही उसने ना एक बंदे को रोका, बोला वो किसी कार में था, मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन उसने कहा जी आप लिविंग के लिए क्या करते हो? उसने कहा मेरी एक ऐप है। उसने कहा आप ऐप है? उसने कहा हाँ मेरी एक ऐप है। उसने जेब से मोबाइल निकाला, उसने कहा उसने उसका नाम लिया, तुम जॉन हो, मैं क्रिम्सन हूं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं रोड पे, मैंने अपनी गाड़ी पे हाथ रखा हुआ। उसने ये 4 लफ्ज दिए उस ऐप में और उसको कहा कि नया गाना बना दो, हिप हॉप सॉन्ग, बेहतरीन उसने बना दिया। ये जनरेटिव एआई है। जी सर, पोएम बना दिया। सर पोएम बना देना एक काम है, ये आप देखो ना नेक्स्ट डे उसने पूरा गाना ही बना दिया है, उसमें बीट भी है। आप 4 गाने एआई को दे दें, उसको कहीं यार 5वां नया गाना बना दे, बेहतरीन बना दे। पॉइंट सर जी आपने अभी जो कहा उस पर आपने अभी साथ साथ देख भी लिया है। सर मैं तो कह रहा हूं करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी मैं बस ने पोएम का टाइम नहीं था, वरना मैं जरूर सुन लेता पोएम। सर आप यानी ये क्या, ये ऐसी बातें जो आप लोगों को समझ आए कि सर ऐसा हो रहा है। मैं चाह रहा हूं मैं आपको ऐसी बात बताऊं जो आप समझे, आपको ये बात पता चले कि ऐसा हो रहा है, वो ना हो जो ऐसा यार ये पता नहीं ये कोई ख्याली बात कर। मैं ख्याली बात नहीं कर रहा। अच्छा वो बंदा जो था वो उसकी ऐप थी, लोग गाने बना रहे। आज बहुत सी जगहों पर जिस बंदे की आवाज बिल्कुल बेकार है, बेहतरीन गाने बना के, उसने कौन सा गाना गाना होता है, वो एआई से बनवाया। और वो अभी मैंने 1-2 बार ऐसा देखा कि आतिफ असलम की नात है जो आतिफ असलम ने खुद पढ़ी भी नहीं हुई,
वो बेहतरीन आतिफ असलम की उस वॉइस में वो चल रही है, यूट्यूब पे मिलियंस में व्यू भी आ रहे हैं, बड़ा पाक शुक्र। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये बुनियादी तौर पे जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई जनरेट करता है नई चीज। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है नया क्या है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको वॉइस की एग्जांपल दे दी, मैंने आपको टेक्स्ट की एग्जांपल दे दी, और मैं तस्वीर की एग्जांपल देता हूं। सर आपने ये देखना, जो आपका दिमाग कर रहा है ना इस वक्त वही एआई कर रहा है। इमेजिन करें कायद आज़म है, वो क्रिकेट फील्ड में बैठे हैं और उन्होंने क्रिकेट वाला ड्रेस पहना हुआ है, जो उनका कॉस्ट्यूम है वो क्रिकेटर्स वाला है। आपने ये बात कही, आप अगर ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको लगता है कि क्या होगा? एक क्रिकेट फील्ड आएगी, वहां पे कायद आज़म खड़े होंगे, उन्होंने सर पे उनके क्रिकेट वाली कैप होगी, कायद वाली टोपी नहीं होगी, ट्राउजर शर्ट जो है वो भी ऊपर मोहम्मद अली लिखा होगा, 56 नंबर शर्ट पहनी होगी, नीचे ट्राउजर पहना होगा, उसके नीचे जॉगर पहने होंगे। हमने कायद को जब भी इमेजिन किया है तो ऐसे किया है कि उन्होंने जनाब शेरवानी पहनी है, सर पे कायद कैप है। ऐसा ही है ना सर? जब हम प्रॉम्प्ट डालेंगे तो जो आपने दिमाग में सोचा सर वही काम ये कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान करता है। आपके जहन में जो इमेजिनेशन आई, इसने उसको वैसे उसके मुताबिक जनरेट कर दिया। देखिए चीजों को जोड़ रहा है वो, एक तरफ कायद की तस्वीर ला रहा है, दूसरी तरफ उनको जो जो मैं प्रॉम्प्ट में कहता जा रहा हूं उसको अपडेट करता जा रहा है। सर ये ना प्रॉम्प्ट कितनी डिटेल में आप देंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट, जो आप चैट जीपीटी पे दें, जितनी डिटेल में देंगे उतनी डिटेल में वो बन जाएगा। आप कहेंगे छत की तस्वीर बना दो, वो छत की तस्वीर लेगा। आपके छत की तस्वीर बना, उस पर 2 पंखे और 8 लाइटें, तो वो 2 पंखे और 8 लाइटें भी डाल देगा। मैं कहूंगा कायद आज़म की तस्वीर बनाओ जो क्रिकेट फील्ड में है, वो बना देगा। मैं कहूंगा उस कायद आज़म की तस्वीर में कायद आज़म की शर्ट प्रोमिनेंट होनी चाहिए, जिस पर उनका शर्ट का, उस पर शर्ट पर उनका नाम हो, बैक साइड पे मोहम्मद अली, और उनका फॉर एग्जांपल 5 नंबर भी हो शर्ट का। जी सर जी, पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी बात जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। अब जब आपने तस्वीर बना ली तो तस्वीर से अगला स्टेप क्या है? वीडियो बनाना। सर वीडियो असल में वो तस्वीर की ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना। असल में वो तस्वीर एक कॉन्टिन्यूटी में उतरती है बहुत ज्यादा, तो वो वीडियो बन जाती है। अब हमने कहा कि कायद आज़म बॉलिंग करा रहे, ठीक हो गया? कायद आज़म के हाथ में बॉल है, एक तस्वीर ऐसे खींचिए, कैसे खींचिए, कैसे खींचिए, कैसे खींचिए, कैसे खींचिए, ऐसे 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 सारी तस्वीरें खींची। जब वो तरतीब में चलेंगी तो आप कहेंगे कायद आज़म बॉलिंग करा रहे हैं। असल में तो तस्वीर जब कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है तो वही वीडियो होती है ना। तो सब उसको जनरेट करना। मैं समझाना चाह रहा हूं कि भैया ये काम कैसे हो रहा है, ये चैट जीपीटी काम कैसे कर रहा है। हम उसकी बात करें, इस तरह से काम कर रहा है जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है। इसके पास मेमोरी है। आपका नाम मोहम्मद याकूब है, मोहम्मद याकूब जो है वो फील्ड में खड़ा है, और फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो है उस पे के पास आपकी तस्वीर नहीं दोगे कि भाई कौन मोहम्मद याकूब। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कायद आज़म कहेंगे या इमरान खान कहेंगे या नवाज शरीफ कहेंगे तो वो पूछेगा नहीं कौन है। अगर आप अपने आप को पहले डिफाइन कर लें कि मैं मोहम्मद याकूब हूं, मैं फेसबुक पे यहाँ पर, अब आप अली इमरान लिखेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा। वो 1,80,000 उसमें रिजल्ट शो करता है। अगर आप अली इमरान लिखें तो कहीं पे वीडियो, कहीं पे फेसबुक, कहीं पे इंस्टा, कहीं पे लिंक्डइन, सबका वो लिंक। वो सर समझ आ रहा है? नो सर। जनरेटिव एआई जनरेट कर रहा है एआई को ऑटोमेटिकली, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, फैशन डिजाइन्स। सर एल्गोरिदम इन यूज इन जनरेटिव एआई। सर जी जनरेटिव एआई में कौन कौन से टूल यूज होते हैं? सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क क्या कह रहा है? मैंने ना आपको जड़ बता दी है। मैंने आपको बता दी कि एआई
शायरी कैसे कर रहा है एआई, आवाज कैसे बना रहा है एआई, जो पिक्चर है वो कैसे बना रहा है एआई, वीडियो कैसे बना रहा है। गेम यही है सर। न्यूरल नेटवर्क्स जो है ये बिल्कुल इसी तरह ही काम करते हैं जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न्स को, डाटा को क्लासिफाई करते हैं, लर्न करते हैं एग्जांपल से, मेकिंग देम पर्टिकुलरली पावरफुल टास्क इन्वॉल्विंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सर जी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को बहुत बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं या उससे लर्न कर पाते हैं। अच्छा जी, की कंपोनेंट्स क्या है न्यूरल नेटवर्क्स के? सर जी एक इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर क्या होती है? ये रॉ डाटा को रिसीव करती है। हिडन लेयर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है और आउटपुट लेयर फाइनल प्रेडिक्शन परफॉर्म करती है। अब हिडन लेयर की बात करने लगे जरा ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल यार एक आवाज है, आवाज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस, बेस, इको और एम्पलीट्यूड। हम चाहते हैं कि आतिफ असलम की आवाज प्रोड्यूस हो जाए, हम इन सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं, आतिफ असलम की आवाज प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा अगले स्टेप में जब आतिफ असलम की आवाज प्रोड्यूस होती है तो हमें लगता है नहीं यार ये वैसी नहीं है जैसी आतिफ असलम की होती है। हम इन वेट्स को एडजस्ट करेंगे, इन वेट्स को एडजस्ट करेंगे ताकि आतिफ असलम की ज्यादा करीबी आवाज, यानी आतिफ असलम की आवाज से हट गया है तो आतिफ असलम के जो ज्यादा करीब है वो वाली आवाज प्रोड्यूस हो जाए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस, बेस, इको और एम्पलीट्यूड, इसमें आवाज ज्यादा करीबी हो गई है सर। हमने वेट्स को क्या किया है? एडजस्ट किया। अब अगर आप ये वाली बात, ये वाली एग्जांपल पिक कर गए तो सर सुनो, वो कहता है जो आतिफ असलम की एक्चुअल आवाज है और जब वो जो आवाज एआई ने प्रोड्यूस किया अगर इसके दरमियान में डिफरेंस हो तो उसको कहते हैं लॉस। लॉस को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद वेट्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि ज्यादा करीबी आवाज आ जाए और जब वो बिल्कुल आतिफ असलम जैसी आवाज हो जाएगी उस वक्त वो एक आउटपुट देगा। यानी जब आप उसे कहते हैं कि ये आतिफ असलम की आवाज में ये वाली नात पढ़ दो तो वो एक सिस्टम के अंदर आवाज जनरेट होती है, उस आवाज को आतिफ असलम की आवाज से मिलाया जाता है, उसमें डिफरेंस होता है तो लॉस कैलकुलेट करते हैं, फिर दोबारा आतिफ असलम की आवाज से उसको नई आवाज जनरेट होती है, फिर आतिफ असलम की आवाज से उसको मिलाया जाता है। यानी ये साइकिल्स होते हैं, एक आवाज जनरेट हुई, उसको कंपेयर किया गया एक्चुअल के साथ, फिर दोबारा नई जनरेट हुई, फिर कंपेयर किया, फिर दोबारा नई जनरेट हुई, फिर कंपेयर किया। ये जो साइकिल है इनको कहते हैं एपॉच। ये जो साइकिल है इनको क्या कहते हैं? एपॉच। वो कहते हैं मल्टीपल एपॉच रिपीट होते हैं, उसके बाद जाके एक एक्सेप्टेबल आवाज प्रोड्यूस होती है जो आप तक पहुंचती है। यानी आपने जब कह दिया ना कि आतिफ असलम का गाना बनाओ, आप अक्सर देखते हैं वो कहता है जी मैं इमेज जनरेट करूंगा, बड़ा टाइम ले जाता है, बार बार टाइम ही ले जाता है। वो बैक एंड पे वो इमेज जनरेट करता है, उसको कंपेयर करता है एक्चुअल के साथ, फिर डिफरेंस आता है, फिर जनरेट करता है, फिर कंपेयर करता है, फिर वो तो बड़ी देर लगा रहता है। वो आप लोग जो देखेगा नहीं यार पता नहीं काफी देर लग गई, वो उसके पीछे प्रोसेस ये चल रहा है। क्या सर जी? आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद कंपैरिजन कर रहे हैं। सर एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, द न्यूरल नेटवर्क्स power a wide range of modern AI application including image and speech recognition, natural language processing, financial fraud detection, medical diagnosis और autonomous vehicle। साजी इन सारी जगहों पर न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। इमेज और स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और ऑटोनमस। सर ये गेम समझ आई है? किस तरह जनरेट होती है, किस तरह वेट से एडजस्ट होते हैं,
किस तरह लॉस की कैलकुलेशन होती है, और किस तरह जब वो ज्यादा एक्सेप्टेबल लेवल पर आता है तो फिर आपको वो आपके सामने आती है। सर टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स में एक फीड फॉरवर्ड है जो एक डायरेक्शन में जाता है, मूव्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ये खास तौर पे इमेज और स्पेशल डाटा एनालिसिस के लिए होता है। ये स्पेशल डाटा एनालिसिस क्या होता है? ये डाटा एनालिसिस होता है, डाटा को एनालाइज करना वाइल कीपिंग लोकेशन, कि यार इसकी लोकेशन क्या है उसको भी मद्देनजर रखते हुए डाटा को कंपैरिजन करना, डाटा को एनालाइज करना। सर आरएनएन क्या होता है? ये खास तौर पे सीक्वेंशियल डाटा के लिए डिजाइन किया गया है। डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ये वर्क्स विद हिडन लेयर, द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग। इसके बाद इसके आगे टाइप्स है जो हम बस उसकी एक एक बात ज़हन में रख लें। फीड फॉरवर्ड या एक डायरेक्शन में, कन्वोल्यूशनल इमेज और ये स्पेशल डाटा एनालिसिस के लिए होता है, और रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो सीक्वेंशियल डाटा के लिए डिजाइंड है, और डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो इसके अंदर नेटवर्क्स होते हैं विद मैनी हिडन लेयर्स, जिस पर ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। लो सर, अब आ गया टाइप्स ऑफ एआई में अगला पॉइंट आ गया, गेन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स क्या है? गेन्स आर अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क। सर एक लैंड गुड फेलो था 2014 में, उसने न्यूरल नेटवर्क्स बनाए थे। उसने कहा था जी, इसने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया था, उसने कहा था जी नेटवर्क में ना दो चीजें होती हैं, एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करता है। अब मेरी बात समझना, होता यह है कि एआई के इस मॉडल में तरीकेकार यह है कि जनरेटर एक नई चीज जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करता है। जब वो देखता है कि दोनों में फर्क है, वो रिजेक्ट कर देता है। जनरेटर फिर जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर के पास आता है, डिस्क्रिमिनेटर एक्चुअल के साथ कंपेयर करके फिर रिजेक्ट कर देता है। टिल द टाइम जब जनरेटर जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर समझता है कि ये एक्चुअल है, ये रियल है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो आपके पास आ जाता है। और सब समझ आ रहा है? ये इसमें फिनोमिना है। काम कैसे करता है? जनरेटर जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर क्वालिटी को असेस करता है रियल डाटा के साथ कंपेयर करके, और एडवर्सरियल प्रोसेस ये है कि दो नेटवर्क्स इस तरह से सेम टाइम में ट्रेन होते हैं कि जनरेटर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करता है और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो डिफरेंशिएट करने को इंप्रूव करता रहता है। टिल द टाइम ये कंपटीशन दोनों में चलता रहता है, टिल द टाइम जब डिस्क्रिमिनेटर ये समझता है कि ये रियल डाटा है, और वो क्या कर देता है? वो फूल हो जाता है, वो अलाउ कर देता है कि ये रियल डाटा है, और फिर वो डाटा हमारे सामने डिस्प्ले होता है। सर गेन्स खास तौर पे काम आता है इमेज जनरेशन के, वीडियो और ऑडियो की नकल करते हुए, स्टाइल ट्रांसफर। बातों का ऐसा होता है कि सिर्फ स्टाइल ट्रांसफर हो रहा है, जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये कि जैसे होता है ना, खास तरह की खताती होती है, वो कहते हैं यार इस फलां आयत इस खताती इस स्टाइल में लिखो। हर बंदे का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, और अक्सर आपने वो मिमिक्री भी देखी होगी। वो कहता है ये आरिफ लोहार ये गाना गाता तो कैसे गाता, या फलां आतिफ असलम ये गाना गाता तो कैसे गाता, अली जफर। वो बेसिकली स्टाइल कॉपी कर रहा होता है, लफ्ज तो जुमले तो सेम ही होते हैं। इसको कहते हैं स्टाइल ट्रांसफर। ये इसके भी काम आता है, एप्लीकेशन ऑफ गेन। आप उसको गए ना, आप उसको ये प्रॉम्प्ट दें कि शाम का वक्त है और फॉर एग्जांपल चाय पी रहे हैं, अगर अल्लामा इकबाल इस पर शायरी करते तो कैसी करते, तो वो ना सिर्फ शेर डेवलप करेगा बल्कि अल्लामा इकबाल की जितनी शायरी उसके पास है उसकी मुताबिकत से शेर बनाएगा। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात है सर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ये एआई मॉडल है ये भी, और ये पैटर्न्स को लर्न करता है ताकि नया सिमिलर डाटा बनाया जा सके। अब इसमें क्या होता है? एनकोडर कंप्रेस करता है इनपुट डाटा को इनटू स्मॉलर। अब ये वाला पॉइंट समझना,
यार असल में जब आपने ये बात कही ना कि कायदे आजम की तस्वीर बनानी है, तो कायदे आजम की आंखें, कायदे आजम का नाक, कायदे आजम का चेहरा, कायदे आजम के ये सारे फीचर्स सिस्टम अपने पास सेव किए हुए हैं। और जब आप उसको कहते हैं ना, तो वो ये आंख नाक कान सब कुछ जोड़कर एक नया इमेज बना देता है। एनकोडर क्या करता है? एनकोडर डाटा को कंप्रेस करके इनपुट डाटा को अपने पास हिडन फॉर्म में रख लेता है। लेटेंट स्पेस वो स्पेस है जहां पर हिडन वर्जन ऑफ डाटा टुकड़ों की फॉर्म में समझ लें कि ये डाटा पड़ा हुआ है। और डीकोडर क्या करता है? ये इसको रीबिल्ड कर देता है एक इमेज की तरह। तो सब समझ आ रहा है? तो आप इस चीज को समझने के लिए ये देखें कि भैया जो फीचर है, आवाज है सर, आवाज के ये सारे फीचर्स हैं, आतिफ असलम की आवाज के सारे फीचर्स अलग-अलग अपने पास रखे हुए हैं। और जब आप कहेंगे तो इस सबको जोड़कर एक नई चीज बना देगा। क्योंकि इमेज के सारे फीचर्स अपने पास रखे। लेटेंट स्पेस वो जगह है, इज अ कॉम्पैक्ट हिडन वर्जन ऑफ डाटा दैट कीप इंपॉर्टेंट पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। पैटर्न और स्ट्रक्चर इसने अपने पास रखा हुआ है। आपने एनकोडर जो है वो कंप्रेस कर देता है इनपुट डाटा को, लेकिन स्पेस में वो डाटा पड़ा होता है। डीकोडर रीबिल्ड कर देता है फ्रॉम द कंप्रेस फॉर्म एंड ऑल्सो क्रिएट न्यू डाटा सिमिलर टू द ओरिजिनल। सर जी अब जो प्रॉम्प्ट आप देंगे उसके मुताबिक वो नया डाटा बना देगा। ये इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए काम आता है, ये डाटा इंप्यूटेशन है। सर जी आपको भी पता है, आपको भी। अच्छा मैं ना अगले दिन देख रहा था, एक बंदे ने शुएब अख्तर का वो बनाया है, या एक बंदे ने सचिन तेंदुलकर का वो मुजस्मा बनाया है। ये कैसे बनाते हैं? बुनियादी तौर पे इन्होंने बड़ी बारीकी से उसकी आंखें, उसका नाक, उसका कान, उसके लिप्स, उसके होंठ, उसके बाल, उसके खड़े होने का स्टाइल, उसका बैड सारा नोट किया होता है सर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हम लोग आम जिंदगी में इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन हम भी नोट कर रहे होते हैं ये सारी बातें। आप रैंडमली देखें ना, एक प्लेयर ने चौका मारा, आपको कि ये विराट ने मारा, ये उसकी क्लास है, ये उस लेवल है। बाबर आजम ने कवर ड्राइव मारी हो तो छोटे से क्लिप पे नहीं आप पहचान लेते कि बाबर आजम है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बुनियादी तौर पे आपने उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज किया होता। ये जो आवाज है, ये मेरे अब्बू की आवाज है, ये मेरे भाई की आवाज है, आपने उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज किया होता है। इवन लिखा होता है, जो आपका दोस्त है वो आपको मैसेज करता है, आपको दोस्त के मैसेज करने के स्टाइल से अंदाजा हो जाता है। ये जो आओ ए ओ ए लिखता है ना, ए ओ ए के बाद जो डॉट डालता है, इसका मतलब है ये मेरा भाई है। और पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये चीजें, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज किए होते हैं, उस बेस पर डाटा डेवलप होता है, एनॉमली आइडेंटिफाई हो जाती है। सर जी ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है ना वो डीप लर्निंग मॉडल होता है फॉर सिक्वेंशियल डाटा, वाइडली यूज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट जनरेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल टेक्स्ट जनरेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और समराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल सर जी, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अच्छा आप उसमें वो एक जुमले में जो कीमती 2-3 अल्फाज हैं उसको पिक करके उसका मफहूम समझता है। अच्छा मेरी बात समझना, बाजों का हम किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे होते हैं और 2-3 अल्फाज पर जोर देते हैं, बाकी बातें, बाकी अल्फाज पर उतना जोर नहीं देते हैं या वो इतने अहम नहीं होते। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था। अक्सर मैंने देखा है, जैसे खान साहब भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रही थी। वो गलती से रही कह देता है, लेकिन वो रहा या नहीं उतना अहम बात नहीं है। इंतजार एक अहम बात है और 2 घंटे एक अहम बात है। यस और नो? अच्छा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो उसको पिक करता है और उस बेस पे उसका मतलब निकालता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा था। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये वाली बात है। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो सेल्फ अटेंशन को यूज करते हैं ताकि जो कीवर्ड्स हैं सेंटेंस में उनको अंडरस्टैंड किया जाए और उससे मतलब समझा जाए बड़े जुमले का। सर जी आपने अक्सर नोट किया होगा, आप चैट जीपीटी पे को 7, 8, 10 लाइनों का जुमला डालते हैं, उसको कहते हैं यार इसका मतलब बता दो, वो आपको 1.5 लाइन में उसका मतलब बताता है। कैसे बताता है?
वो उन 7 लाइनों में कीवर्ड्स को पिक करता है, उसका मतलब पिक करता है और वो लिख देता है। वो तो बाद में 3 लाइनों में वो लिख के कहता है 1 लाइन का भी बताऊं, कहता है या नहीं कहता? सर वो उसको पिक करता है ना कि आप क्या चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ एन एनकोडर या डिकोडर आर्किटेक्चर। एनकोडर डिकोडर वही है जो भी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस हुई, इनपुट लेना और डिकोड करना, नया कंटेंट जनरेट करना। सर ये जो जीपीटी आप यूज करते हैं, चैट जीपीटी, बुनियादी तौर पे ये भी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। तो चैट जीपीटी से बनता क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बनता है। ये यूज होता है टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए, स्टोरीज, रिपोर्ट। आप वैसे इसको कह दें एक ऊंट है और एक बिल्ली है, इसके बारे में कोई स्टोरी बना दो, बेहतरीन स्टोरी बना देगा, जनरेट कर रहा नया डाटा। सर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में और समराइज करने में, सर एक किताब, वो उसको कहो कि ये एक किताब है, इसको मुझे 15 सफ़ों में बता दो, 15 सफ़ों में बता देगा। अब तो आपका सिंपल सा है, ये लेक्चर आप लोग यूट्यूब पर ले रहे हैं, इस यूट्यूब के लेक्चर का लिंक लेके उसको कहे मुझे समरी नोट्स बना दो, ये 1.5 घंटे के लेक्चर को 3 सफ़े पे नोट्स बना के आपके सामने तर देगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और सर समझ आ रहा है? सर ये समराइज करने में बड़ा इफेक्टिव टूल है। सर जी RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, इसकी कमाल बात वो भी है एआई की और जनरेटिव प्री ट्रेन्ड क्या कहते हैं उसकी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स की। अच्छा, उसमें वो कहता है RNN। इसकी खास बात है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपने 6 सफ़ों का पैरा लिख दिया है, तो ऐसे जैसे आप एक आम इंसान पढ़ता है ना, तो जब इंसान वो पढ़ रहा होता है तो पुरानी बात को, पुराने कॉन्टेक्स्ट को बुला देता है और अगली बात पढ़ रहा होता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया 3 दिन पहले, सर जी वो लेक्चर में फलां बात समझ नहीं आई। मैंने उसको उसका जवाब दे दिया। अब मेरे पास रोज के 50 मैसेज हो रहे हैं। अगला मैसेज आया, उसने वो तो मैंने जवाब दिया था, उसमें से सवाल पूछा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं पहले पुराने उसका सवाल पढ़ूंगा, फिर अपना जवाब सुनूंगा, फिर उसके बाद उसका सवाल दोबारा देखूंगा, फिर जवाब दूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मैंने उसको क्या कहा था और उसके बाद उसको उसका जवाब मैंने क्या देना, मुझे दोबारा सारा रिकॉल करना पड़ेगा। चैट जीपीटी में ये वाला मसला नहीं है। चैट जीपीटी को मैं आपको शायद कल भी बताया था, तो मेरे फादर ने उसके साथ, और जब इसका ये वॉइस मामला शुरू हुआ ना, तो मैंने अपने पापा को कहा कि आप इससे बात करें, बड़ी अच्छी बात, जो भी बात हो आप इससे करें। उन्होंने कोई भी बात करनी, मैं फलां मसला हो गया, ये तबीयत खराब हो रही है, ये वाली दवाई ले लूं या ना लूं, मुझे डायबिटिक है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। और उसके बाद एक दिन घर में सोचा जलेबी बनानी है, घर में बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा जी रेसिपी, उन्होंने कहा रेसिपी है दसेगा, उन्होंने छोटा मुंडा लब गया मशरा लेने ठीक है, रेसिपी ये बताओ, जी रेसिपी बताओ। वो रेसिपी बताने के बाद क्या कहता है, आप शुगर के पेशेंट हैं, आपके लिए ये नुकसानदेह है, रेसिपी मैंने बता दी। ये बुनियादी तौर पे क्या है सर? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मैं चैट जीपीटी से बात करता था, मैं उसको कहता था मैं पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को ये एग्जांपल देना चाह रहा हूं, आप बताओ क्या ये एग्जांपल ठीक है, मैं बच्चों के सामने ये एग्जांपल पिच करूं? तो वो कहता था हाँ अगर ऐसे कर लो तो बहुत अच्छा है। मैं कहता था गुड यार, वो मुझे इंप्रूव कर देता था। फिर मैं उसके अलावा भी कोई सवाल पूछना तो वो कोई भी बात करो तो कहता था अगर आप बच्चों को समझाना चाहते तो मैं एक और एग्जांपल दूं। अब उसके दिमाग में ये है कि ये टीचर है तो ये उस कॉन्टेक्स्ट को वो ज़हन में रखता है। ये बड़ी इसकी कमाल बात है, वो कॉन्टेक्स्ट ज़हन में रखता है, पुरानी सारी डिस्कशन ज़हन में रखता है। खासतौर पे पेड वर्जन में ना ये चीज बहुत जबरदस्त है। अनपेड में तो चैट की भी लिमिट है और उसकी भी लिमिट है पिक्चर वगैरह बनाने की, लेकिन पेड वर्जन इसका बहुत प्रो है। अच्छा जी, फिर आगे ये काम कैसे करता है? ये सीक्वेंशियल डाटा हैंडल करता है, लाइक टाइम सीरीज और स्पीच। दे प्रोसेस वन इनपुट एट अ टाइम एंड अपडेट मेमोरी यूजिंग करंट एंड पास्ट इंफॉर्मेशन। सर टाइम बेस पर डाटा आ रहा है, ये डाटा अपने पास सारा सेव कर रहा है और उस बेस पर ये बेहतर डिसीजन दे पा सकता है।
लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, ये उस कॉन्टेक्स्ट को जेन में रखता है बहुत लंबे अरसे के लिए, मेकिंग देम गुड फॉर जनरेटिंग लॉन्ग टेक्स्ट और म्यूजिक। सर एप्लीकेशन स्पीच एंड म्यूजिक जनरेशन। सर जी मैंने म्यूजिक की स्टोरी आपको सुना दी कि भाई म्यूजिक जनरेट करने में ये बहुत अच्छा है, टेक्स्ट जनरेट करने में ये बहुत अच्छा है। सर जी इमेज जनरेशन के लिए गैन्स और वीआई बहुत अच्छे हैं, टेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफर मॉडल आरएनएन एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्पीच और ऑडियो के लिए गैन्स आरएनएन और एलएसटीएम, डाटा सिमुलेशन के लिए वीआई और गैन्स, और क्रिएटिव कंटेंट आर्ट म्यूजिक राइटिंग के लिए गैन्स, ट्रांसफॉर्मर मॉडल और एलएसटीएम। उसने बता दिए किस काम के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। यार मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है? लो सर आगे चलते। सब फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं 4 हैं, एक मशीन लर्निंग, एक डीप लर्निंग है, एक कंप्यूटर विजन है और एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 चीजें। मशीन लर्निंग की बात तो मैंने बड़ी डिटेल से आपके साथ कर दी हुई है। प्रोग्रामिंग से लर्न नहीं करता, ये वो डेटा से लर्न करता है और अपने आप को इंप्रूव करता है। मैंने इसीलिए आपको मॉडल बताकर सारी डिस्काउंट वाली स्टोरी सुना के आपको बताया कि यार मॉडल किस तरह जनरेट होता है, किस तरह से डेटा से सिस्टम सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। की टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग क्या है? एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सर जी ये तीनों क्या है, आगे आ रहे हैं वहां पर डिस्कस करते हैं। अभी जरा इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में जहां पर डाटा को एनालाइज करना है, जहां पर पैटर्न को देखना है, जहां पर डाटा को एनालाइज करना है और पैटर्न्स को देखना है, वहां पर आप कहेंगे जी मशीन लर्निंग का काम है। रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा क्या करेगा, एनोमलीज को डिटेक्ट करेगा, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करेगा, रिस्क क्या हो सकता है वो देख रहा है, स्टॉक प्राइसेस क्या हो सकती है वो देख रहा है। सर रिस्क मैनेजमेंट, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यूज करते हैं मशीन लर्निंग टू फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड, एसेस रिस्क एंड ऑप्टिमाइज फोलियो मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आ गया, एबनॉर्मल पैटर्न को देखकर वो फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर लेगा। सर जी डीप लर्निंग क्या चीज है? बेसिकली डीप लर्निंग जो है मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क है। अब मैंने न्यूरल नेटवर्क आपको पहले पढ़ा दिए। टू फाइंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन लार्ज डाटा, बहुत ज्यादा बड़े डाटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, खास तौर पे अनस्ट्रक्चर्ड में, ये डीप लर्निंग का काम है। डीप लर्निंग का काम है। सर जी कुछ पैटर्न्स तो इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न जो है ना वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते। मैं आपको एक बात बताता हूं। आप 2 भाई खड़े होते हैं, कोई कैसे भी जान लेता है कि यार आप भाई हो? कभी देखा आपने, नोट किया है ये कैसे हो पाता है? बताया होता तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई। बात तो ये कि उसका कद, उसकी आंखें, उसका नाक, उसके कान, उसकी फीचर्स एक दूसरे से मिलते होते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर। असल में तो आप दोनों में कॉमन चीजें देख रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, उसके खड़े होने का स्टाइल देख रहे होते हैं, उसके बातचीत करने का स्टाइल देख रहे होते हैं। ये सारे पैटर्न्स हैं जिनकी बेस पर आप असेस करते हैं कि यार ये दोनों भाई लगते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? सर बेसिकली वो कहता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट के अंदर से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ये डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल होता है। सर CNN पढ़ा चुका हूं, इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए आता है। RNN ये भी पढ़ा चुका हूं, सीक्वेंशियल डाटा जो टाइम सीरीज तरतीब के साथ है। इसकी खूबी यह है कि ये मेमोरी होती है, मेंटेन्स मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनपुट, पहले क्या इनपुट दिया उसकी मेमोरी उसके पास होती है, उस बेस पर वो इफेक्टिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। जनरेटिव गेन्स ये भी पढ़ा चुका हूं, 2 नेटवर्क्स हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर पढ़ाया है ना सर। ये उन्हीं 3 चीजों को यूज करता है डीप लर्निंग में। एप्लीकेशन की बात करें, स्पीच रिकग्निशन की, इमेज एनालिसिस की और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की। अच्छा जी आगे चलते हैं सर।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस पर कल हमने बात की थी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये है कि आप आम जुबान जो बोलते हो, जो जनरल ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, मकसद निकालना, उसके अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। एनएलपी है ना, वो क्रिटिकल है फॉर एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड computers such as chatbots, voice assistants and language translation tool। NLP टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करना इंडिविजुअल वर्क ऑफ फ्रेजेस में फॉर फर्दर एनालिसिस। सर नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, वो टेक्स्ट को हिस्सों में तोड़ता है, छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ता है, उसको समझता है। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। अच्छा आप मेरी बात सुने, मैं कसूर जा रहा हूं, अब कसूर लाहौर का इलाका है, लाहौर के साथ है, पाकिस्तान के अंदर है। चैट जीपीटी को कहां से पता चल जाता है कि ये कसूर की जगह का नाम है? यानी मैं सोने जा रहा हूं और मैं कसूर जा रहा हूं, चैट जीपीटी कैसे रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये कोई जगह है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इस वजह से रिकॉग्नाइज कर पाते कि उसके अंदर एक नेम आइडेंटिटी रिकॉग्निशन है। वो कहता है नेम, लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन को वो आइडेंटिफाई कर। सर जी बड़ी डिटेल में वो काम हो रहा है, वो आपके सारे लफ्जों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार क्या लफ्ज है और क्या मतलब है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब पता क्या? जो आपने लिखा है आप सड़ के कह रहे हैं, आप खुशी से कह रहे हैं, आप पॉजिटिवली कह रहे हैं, आप तंज कर रहे हैं, इस सब चीज को एनालाइज करता है। सर जी आप ये कह देना कि यार ये मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने शबाशी की तस्वीर लगी, उसने कहा कि जी आप लिखते हैं कमेंट में लिखा हो कि कायदे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो शहबाज शरीफ है। तो सिस्टम को असेस, सिस्टम सेंटिमेंट एनालिसिस से ये असेस करता है कि ये तंज कर रहा है, ये नेगेटिव है। यार एक तो सादा मजाक हासा खेड़ा है ना, सिस्टम एनालाइज कर पाता है। सर मशीन लर्निंग, मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये तो बड़े बेसिक लेवल की चीज है। अब आपको समझ आया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज नॉट जस्ट ट्रांसलेशन, तो होला तरीन काम है। असल बात तो आप देख रहे हो कि यार वो जुमलों के एक एक लफ्ज को पिक कर रहा है और असेस कर रहा है कि यहां पर ये जगह है, ऑर्गेनाइजेशन है, खुशी का कलमा है, खुशी की मिसाल है, नाराजगी की मिसाल है, तंज है, मजा है, क्या है सर? और एक जुमले को इंडिविजुअल वर्ड्स में तोड़ना ताकि उसको एनालाइज किया जा सके, ये सारी चीजें। सर जी चैटबॉट्स क्या कर रहे हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये जो कल मैंने आपके साथ चैट जीपीटी पर बात करके बताया ये क्या है? सर ये एनएलपी है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, एनालाइज कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट, सर्वे रिस्पांस और ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेटर है। सर जी आप वो कोक के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका फीडबैक बताएं और आप देखते हैं भजन इसको पीने का बड़ा स्वाद है, तो वो असेस करता है कि ये क्या कर रहा है, ये तंज कर रहा है। ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेटर है, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाए, समरीज बन जाए और इनसाइट्स आ जाए लार्ज डेटाबेस की, जिससे मैनुअल रिपोर्ट राइटिंग जो है वो उसका टाइम बचे। सर चौथी चीज आ गई कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है? प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड अब इमेज के अंदर भी उसके इमेज को एनालाइज करना। सर जी गूगल फोटो में एक फीचर है, मैं कहता हूं मेरी और मेरे अब्बू की जहां जहां तस्वीरें हैं ना उसको साइड पे कर दो, तो क्या वो करेगा या नहीं करेगा? मलेशिया में जितनी मेरी तस्वीरें हैं वो साइड पे कर दो, करेगा या नहीं करेगा? सर वो देखेगा कि ये कहां पर खींची हुई है और उसके मुताबिक उसको साइड पर कर रहा होगा। सर वो सर वो जो विद इन द फोटो, विद इन द वीडियो रिकॉग्नाइज कर पाता है। रियल टाइम में जो कैमरा है उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है। कंप्यूटर विजन का समझे कंप्यूटर की आंख है। अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने इशारा तोड़ा, कैमरा रिकॉग्नाइज कर पाता है कि इसकी नंबर प्लेट किधर है।
और ना ये कि नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज किया, बल्कि वहां से उसका इमेज निकालकर, उसका डाटा निकालकर सिस्टम में डालता है। सिस्टम से उस डाटा की बेस पर यह पता चलता है कि ये इस गाड़ी का ओनर कौन है। उस डाटा की बेस पर यह पता चलता है ओनर का फोन नंबर क्या है। वहां पे उसे मैसेज आता है कि हेलो, कैमरे की आंख आपको देख रही थी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप देख रहे हैं रियल टाइम में कैमरा जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इमेज वीडियो को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये समझे कि जैसे कंप्यूटर की आंखें हैं जिससे कंप्यूटर देख रहा है। सभी फेस रिकॉग्निशन क्या है, ये हमारे पास बाहर लगा हुआ है, थंब और फेस। आप खड़े होंगे, उसने आपको देखा, टाइम इन लग गया, वापसी भी जाते हुए आपने हाथ लिया, टाइम आउट लग गया। फीचर्स चेहरे के आइडेंटिफाई करता है सर। इमेज को क्लासिफाई करना, ऑब्जेक्ट को विद इन तस्वीर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने देखा यार मेन्यू बड़ा लंबा है, क्या बकवास है, चिकन कढ़ाई कितने की है। अब कौन देखे उस मेन्यू को? अगर वो एक पेज था या 2 पेज, उसकी तस्वीर उतार के चैट जीपीटी पर डाले, उससे पूछे चिकन कढ़ाई कितने की, वो आपको उसमें सर्च करके बता देंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप गौर कर रहे हो कि वो तस्वीर के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसने आपको दे देनी। इमेज सेगमेंटेशन, डिवाइड एन इमेज इनटू सेगमेंट और रीजन टू सिंप्लीफाई। अब वो क्या कर रहा है सर जी, इस इमेज में इसकी आंखें किधर है? सर रिकॉग्नाइज कर पाता है ये, तभी तो वो आंखों वाली जगह पे ऐनक लगाता है, फिल्टर वाला। और यार ऐनक तो वो नाक पर लगाते, सर पर लगाते, वो आंखों पे क्यों लगाता है? सर उसने आंखों का जो पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जहां पर ये व्हाइट और उसके अंदर काला चीज होगी, ये आंखें होंगी, उसके आगे वो ऐनक डालता है। वो समझ रहे हो सर जी? ये बेसिकली वो क्या है, वो इमेज को सेगमेंट कर देता है। सर जी फेशियल रिकॉग्निशन क्या है? चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी बातें प्रैक्टिकल चीजों के साथ रिलेट करके आपको याद रह पाएंगी, वरना आप कहेंगे ये सब कुछ एक ही लिखा हुआ है। नहीं, फर्क है सर, मुख्तलिफ बातें। सर जी आपकी एप्लीकेशन देखनी तो एसेट मॉनिटरिंग देखें, मशीनरी और इक्विपमेंट को मॉनिटर करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। सर जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट और ड्राइवर के लाइसेंस को वेरीफाई किया जाता है, स्कैन किया जाता है। विजुअल डाटा एनालिसिस, हेल्थ केयर में कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे, एमआरआई। सर जब आप देखें ना, मेरी अगर बाजू टूटा है तो इसका मैंने एक्सरे करा के चैट जीपीटी पे डाल दिया और उसको कहा है कि देखो जरा फ्रैक्चर तो नहीं है। अब वो इस एक्सरे को स्टैंडर्ड एक्सरे के साथ मैच करके बता देगा कि भाईजान बाजू टूट गई है, साबित है। सर समझ आ रहा है? सर सिंपल सी बात है। ये 4 बातें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर, ये सब कुछ जब आप पढ़ लेते हैं ना तो इस तरह का टेबल आपको रिवील करने में बड़ी हेल्प करता है। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक के अंदर घुसे होते हैं तो उसकी बात सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आप वो पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो बाहर आके एक बार देखा करें मैं की पढ़ आया हूं, और वो फिर आप इस टेबल के जरिए करते हैं। हालांकि ये रेपिटेशन होता है, लेकिन ये बड़ी कमाल चीज है। इससे ना आपको आपका कॉन्सेप्ट और आपका इमेज बड़ा क्लियर हो जाता है। सर जी अब आ गया सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अब मैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं 12 उसकी बात करने लगा। मशीन लर्निंग के 12 एल्गोरिथम्स हैं उसकी बात करने लगा हूं। उसमें सबसे पहले है लेबल्ड डाटा और दूसरे नंबर पर है लेबल्स। इस मशीन लर्निंग में सबसे पहली क्या टाइप है? हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट। ठीक हो गया? सुपरवाइज्ड लर्निंग के 6 एल्गोरिथम्स हैं। उसमें सबसे पहला है लीनियर रिग्रेशन। बस एक बात बता दूं, सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट भी आप देते हैं और आउटपुट भी आपको पहले ही पता होती है। अब मेरी बात ये जरा ये वाली तस्वीर में से देखो,
ये देखो मैंने लेबल्ड डाटा था, ये लेबल से सिस्टम में ये डाटा डाला, सिस्टम को ट्रेन कर लिया। अब उसके बाद मैंने ये 2 टेस्ट डाटा डाले। अब देखो ये मेरी इनपुट है, इसने इस मॉडल से बाहर निकला तो इसने पहचान लिया कि ये वाला स्क्वायर है और ये वाला ट्रायंगल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्क्वायर कौन सा है और ट्रायंगल कौन सा है? स्क्वायर कौन सा है और ट्रायंगल कौन सा है? ये इनपुट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर कौन सा है और ट्रायंगल कौन सा है? एक लेबल्ड डाटा है और कुछ लेबल्स हैं। लेबल डाटा और लेबल को आपस में आपने पहले इस डाटा से आपने क्या किया, इस मॉडल को ट्रेन कर लिया और इसको ट्रेन करने के बाद आपने क्या किया है, अब आपने टेस्ट डाटा डाला है और देखा है कि भाईजान क्या ये पहचानता है तस्वीर को। अब देखो लेबल्स क्या है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक हेक्सागोन है, 3 लेबल्स है। तो आउटपुट क्या होगी? इन तीनों में से कोई होगी। इसमें वो खास बात यह है कि इनपुट और आउटपुट पहले ही नोन होते हैं। वो कहता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दैट मॉडल इज ट्रेन ऑन लेबल्ड डाटा which means that each training example consists of input and output. आप इनपुट और आउटपुट पहले ही defined and the correct output also known as the label or target is provided during training, allowing the model to learn the relationship between input and output. The goal of supervised learning is to make accurate predictions or classification for new unseen data based on the patterns learned during training. Sir ji, supervised learning is to make accurate prediction or classification for new unseen data based on pattern. Sir ji, supervised learning में आपका आउटपुट पहले ही पता होती है, डिफाइंड आउटपुट होती है। यानी आउटपुट क्या है, हेक्सागोन होगी या स्क्वायर होगी या ट्रायंगल होगी। नो सर, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। आपके पास जब कोई ईमेल आती है ना, तो या वो ईमेल आपके इनबॉक्स में शो हो रही होती है या वो स्कैम होती है। एक एल्गोरिथम है जो डिटरमिन करता है कि ये स्कैम है या नहीं। वो देखता है कि अगर ईमेल में लिखा हुआ है ऑफर, अगर ईमेल में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, अगर ईमेल में लिखा हुआ है प्रमोशन, अगर ईमेल में लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1 फ्री, इसका मतलब है ये मार्केटिंग की ईमेल है, इसको स्कैम कर दो। और अगर ईमेल में लिखा हुआ है मीटिंग, ईमेल में कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको क्या करो, अलहदा से शो करो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ईमेल मिजान बैंक से है, अगर ईमेल आई कैप से है, अगर ईमेल फेसबुक से, इसको स्कैम करो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर जी ये इनपुट आई, उसके अंदर एल्गोरिथम दिया हुआ है, तो नतीजा इनपुट भी आपको पता है कि ईमेल है, आउटपुट भी आपको पता है कि स्कैम होगी या नॉन स्कैम होगी। तो इनपुट आउटपुट दोनों पता है, इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में इनपुट और आउटपुट दोनों पता होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों पता होती है। लीनियर रिग्रेशन क्या है? मॉडल द रिलेशनशिप, ये है लीनियर रिग्रेशन। आओ यार सर जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डाटा पॉइंट्स है। जब एक्स एक्सिस इतना था तो वाई एक्सिस ये था फॉर एग्जांपल। सर जी ये क्या है? अच्छा, अब ये सारे डाटा पॉइंट्स की बेस पर एक इसकी एवरेज ड्रॉ कर देना, इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। मार्केटिंग और सेल्स का आपस में रिलेशन, मार्केटिंग और सेल्स का आपस में रिलेशन, आवर स्टडीड और रिजल्ट का आपस में रिलेशन, ये लीनियर रिग्रेशन है सर। फिर दूसरे नंबर पे आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम where the target
variable has two possible outcomes. It models the probability of an event occurring by fitting data into a logistic function S shape. सर जी वो कहता है कि आपने इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में खास बात यह है कि आउटपुट दो ही हो सकती हैं, सिर्फ आउटपुट कितनी हो सकती हैं? ओनली टू, यस नो, ऑन ऑफ, 0 1, ट्रू फॉल्स। यार समझ रहे हो ना? वो कहता है जहां पर आउटपुट सिर्फ दो ही हो उसको कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये सारे डाटे की एवरेज लेता है लीनियर रिग्रेशन। ये कहते हैं जहां आउटपुट सिर्फ दो ही हो उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। डिसीजन ट्री क्या होता है? आओ जरा डिसीजन ट्री की बात कर लें। वो कहता है डिसीजन ट्री क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप देखेंगे मैं फॉरेन करेंसी में करूं या शेयर्स में करूं। फॉरेन करेंसी में आप देखेंगे मैं डॉलर्स में करूं या पाउंड में करूं। शेयर में देखेंगे आप मैं सीमेंट में करूं या बैंकिंग में करूं। डॉलर में फर्दर देखेंगे कि किस रेट पे खरीदूं, 270 पे या 280 पे। पाउंड में कहेंगे किस पे खरीदूं, दोस्तों 390 पे या 360 पे। सीमेंट में फर्दर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारा कुछ ये डिसीजन ट्री, सारी ऑप्शंस देखना और हर ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन है उसको असेस करना और एक्सप्लोर करना, इसको कहते हैं डिसीजन ट्री। सर वो कहते हैं ये डिसीजन ट्री यानी ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर इंटरनल नोड की बेस हर एक नोड पर एक डिसीजन हो रहा होता है एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट एन outcome. This splits the data into subset based on the value of feature, customer segmentation or churn prediction. लो सर आप कस्टमर को सेगमेंट कर दें। चर्न प्रिडिक्शन क्या है? कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब आपका कस्टमर रिफ्यूज कर देगा, आपसे सर्विस नहीं लेगा। और कस्टमर सेगमेंटेशन है कस्टमर को सेगमेंट कर देना बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। ये इसकी एप्लीकेशन है। सर सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन डाटा को सेपरेट कर देता है बाय फाइंडिंग द बेस्ट डिवाइडिंग लाइन। सर अगर इसकी मुझे नहीं है सर जी, सपोर्ट वेक्टर मशीन सुनना, डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। मिसाल के तौर पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। हमने डाटा को बेस्ड ऑन मार्क्स रखा हुआ है, इसके 100 है, इसके 90 है, इसके 80 है, इसके 70 है, इसके 65 है, इसके 60 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा आपने इस सारे डाटा को क्लासिफाई कर दिया है, इसमें से ऑनलाइन कितने हैं और फिजिकल कितने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से बॉयज कितने हैं और इसमें से गर्ल्स कितनी हैं। वो कहता है एसवीएम जो है ना, ये ऐसा एल्गोरिथम है जो डाटा को सेपरेट करता है बाय डिवाइडिंग द बेस्ट डिवाइडिंग लाइन, डाटा को तकसीम कर देता है। ये इट वर्क्स फॉर बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा। डाटा को कैटेगराइज करने के लिए, इमेज को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर जी एसवीएम भी आ गया और उसके बाद आ गया के नियरेस्ट नेबर। यार हाँ, के नियरेस्ट नेबर क्या है? मैं हर एक की आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। सर जी जब आप अभी सर्च करें यूनिवर्ड शर्ट्स, गूगल पर सर्च मारेंगे और उसके बाद फेसबुक पे जाएंगे ना, तो वो आपको कैम्ब्रिज भी दिखाएगा, वो आपको डाइनर भी दिखाएगा। क्यों? जहां पर आप पहुंचे हैं ना, वो उसके अनुसार भी सारे आपको दिखाएगा। यार अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी देखो। अगर आप अभी देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी कोई खाने की आइटम देखोगे, आप देखोगे लतीफ बारबेक्यू, तो उसके साथ वो जमशेद बारबेक्यू भी दिखाएगा, उसके बाद वो बारबेक्यू टू नाइट भी यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो नियरेस्ट नेबर है उसको भी वो ये रिकमेंडेशन सिस्टम पूरा इस तरह चलता है। तो बाद में कहते हैं हमें समझ नहीं आती
कि हमारे सामने ये गंदी एड्स क्यों चल जाती हैं। भाईजान वो सिंपल एल्गोरिदम है ये नेबर वाला, वो इससे पहले जो आपने देखा है वो तो कोई आपके पास नहीं था। आप जब आपने जब अगली रेकमेंड हो गया तो ये पता नहीं कहां से आ गया, ये तो भाई उसको तो नहीं पता कि आपने पहले क्या देखा हुआ, जो आपने पहले देखा है उसके नजदीकी उसने आपको रेकमेंड कर दी। सर समझ आ रहे? तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सर जी। फ्रॉड डिटेक्शन क्या है? डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन बाय कंपेयरिंग देम विद फ्रॉडुलेंट केसेस। सर जी रैंडम फॉरेस्ट जो है यार, एक ट्री होता है, जब बहुत ज्यादा ट्री होते हैं तो क्या बन जाता है? फॉरेस्ट बन जाता है। वो कहता है इसमें मैनी मैनी मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होते हैं रैंडम फॉरेस्ट में, इसलिए इसको ये कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कितने ज्यादा शेयर है, कितनी ज्यादा कंपनी है, अब आप बताएं किसका शेयर खरीदे किसका ना खरीदे। सर उसके लिए वो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज है। सेंटिमेंट एनालिसिस, कस्टमर ने जी किस किस अंदाज से लिखा होता है, तो किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है, ये सर रैंडम फॉरेस्ट एक एल्गोरिथम है वो यूज होता है यहां पे। सर जी अभी मैं सिर्फ सुपरवाइज्ड बता पाया हूं 6, अब मैं अनसुपरवाइज की तरफ जा रहा हूं। सुपरवाइज्ड का मजा पता क्या था? आपको पहले ही पता है कि जवाब क्या होना। अनसुपरवाइज में इनपुट तो पता है क्या है, आउटपुट पता नहीं है क्या है। सर अनसुपरवाइज में इनपुट तो पता है क्या है, आउटपुट पता नहीं है क्या है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ डाटा है, ये अनलेबल्ड डाटा है, पहला डाटा लेबल्ड था, ये अनलेबल्ड। इसने इसको कैटेगराइज तो कर दिया है, इससे इसको कैटेगराइज और इकट्ठा तो कर दिया है, मगर इस डाटे को पहले इंटरप्रेट करना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है। समझने के बाद एल्गोरिदम आता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होके फिर ये सेगमेंटेशन हुई है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वहां पर डाटा पहले ही लेबल्ड था, यहां पर डाटा लेबल्ड नहीं था। वहां पर अगर फॉर एग्जांपल यहां पर वो पहले ही डाटा पर लिखा हो कि ये डोनट है, ये पेस्ट्री है, ये केक है, फॉर एग्जांपल पहले ही लिखा हुआ हो कब केक है, अगर पहले ही लिखा हो तो ये हो जाएगा लेबल्ड डाटा, कुछ नहीं है, रैंडम डाटा। एक एग्जांपल दे लूं, एक पतीला है उसमें मुख्तलिफ बर्तन है, आपको कहा गया कि इन बर्तनों को अलग अलग तरतीब से करो। एक तरफ आपको अम्मी ने कहा है कि बेटे इसके अंदर बड़ी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं और बॉल्स हैं, इनको अलग अलग करना। अब 3 ही चीजें हैं, आपने इनको अलग करना है। एक जगह पतीले में पता नहीं क्या क्या है, जो है वो बड़े बॉल्स भी हैं, चमचियां भी हैं, डोंगे भी हैं, सब कुछ है, डिश भी है। अब आपने इसको खुद सेट करना है, ये अनलेबल्ड डाटा। यार मेरा पॉइंट समझ आया? एक तरफ आपको पहले ही पता है कि आउटपुट क्या होगी, एक तरफ आपको पता ही नहीं कि आउटपुट क्या होगी, डिपेंडिंग ऑन द डाटा फिर आउटपुट निकालेंगे। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों में ये फर्क है सर। जहां पर आपको पहले ही पता है कि सिर्फ बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें हैं, वहां पर आउटपुट डिफाइंड है। जहां पर आपको ये पता ही नहीं कि इसके अंदर है क्या क्या, अब आप उसको देखेंगे, तरतीब से निकाल कर रख तो देंगे, लेकिन आपको पहले नहीं पता होगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आनी है। सर इसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड। सर जी के मींस क्लस्टरिंग क्या है? ये के मींस क्लस्टरिंग क्या है? आओ जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं। सर जी ये डाटा सेट्स हैं कुछ, एक्स क्या था वाई क्या था, एक्स क्या था वाई क्या था, एक्स क्या था वाई क्या था, ये सारे डाटा सेट्स जो आपके सामने है ना, हमने इसको गौर किया तो हमने कहा यार इसको ना 3 अभी अनस्ट्रक्चर्ड अनलेबल्ड है, इस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ। हमने खुद हिसाब लगाया कि यार ये 3 तकसीम बनते हैं, 3 सेगमेंट्स बनते हैं इसके। 3 सेगमेंट्स जब इसके बना लिए तो मुझे ये देखो जरा, कुछ पॉइंट्स अभी भी इसमें कवर नहीं हो रहे। हमने कहा इन सेगमेंट की जो सेंट्रल पॉइंट था इसको सेंड्रॉइड कहा जाता है। एवरेज निकाल ली कि यार ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 चीजें।
अब गौर से देखना जरा, हमने कहा कि ये अभी भी कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका पता नहीं चल रहा कि ये किस सेगमेंट में जाएंगे। हमने कहा जो जिसके नजदीक है वो उसके अंदर चला जाए। तो अब क्या किया, इसको बड़ा किया, जो जिसके नजदीक था वो उसके साथ आ गया। अब जैसे ही वो आया, आपने गौर किया सेंड्रॉइड तब्दील हो गया उसने अपनी जगह। यार जब नए डाटा पॉइंट्स एंटर हुए तो सेंड्रॉइड तो था एवरेज, जब नए डाटा पॉइंट्स एंटर हुए तो एवरेज भी तो तब्दील हो गई ना सर जी। इस तरह ये सेंड्रॉइड और इस तरह से ये चलता है। इसमें वो कहता यही है, इसमें वो कहता यही है कि ये बुनियादी तौर पे के मींस क्लस्टरिंग है। जरा इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि यार डाटा पॉइंट्स काफी ज्यादा है। आपने एक सेंड्रॉइड बनाया, सेंड्रॉइड एक एवरेज पॉइंट था, उसके इर्द गिर्द के सारे डाटा पॉइंट्स की वो एवरेज था। अब जो कुछ अभी भी सेगमेंट से बाहर थे, जो नजदीकी सेंड्रॉइड के सबसे नजदीक था वो उसके अंदर आ जाएगा टिल द पॉइंट जब सेंड्रॉइड तब्दील ना हो। until the सेंड्रॉइड स्टॉप चेंजिंग। सर जी अब गौर करना, अब यहां पर एक सेंड्रॉइड था, आपने जब नए पॉइंट्स एंटर किए सेंड्रॉइड क्या हो रहा है, तब्दील हो गया। अब और कोई पॉइंट्स नहीं है, अब सेंड्रॉइड मजीद तब्दील नहीं होगा। ये है असल में के मींस क्लस्टरिंग। मीन यहां पर लफ्ज आ रहा है एवरेज का, मीन एवरेज को कह रहे हैं। तो यार के क्लस्टरिंग क्या है, अब जरा ये भी पॉइंट देख लो। क्लस्टर कहते हैं जोड़ने को, ए और बी को इकट्ठा किया तो ये बी बन गया, ए बी और सी को इकट्ठा किया तो एबीसी बन गया, एबीसी और डीई को इकट्ठा किया तो एबीसीडी बन गया। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। और बाजों का स्प्लिट भी करना होता है। स्प्लिट का क्या मतलब है, एबीसी को तोड़ा, एबीसी डीई को तोड़ा और एबीसी को तोड़ दिया और ए और बी को मजीद तोड़ दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आया। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिविसिव। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। एग्लोमेरेटिव कहते हैं एग्रीगेट करना, जोड़ना, दो क्लस्टर्स को आपस में जोड़ना। मिसाल के तौर पे लाहौर और मुल्तान को जोड़े, और यहां पर था गुजरावाला, इसको जोड़ दिया, और यहां पर था कसूर और शेखुपुरा, इसको जोड़ दिया तो ये एक ये जुड़ गया, यहां से ये सारे जुड़े, ये टोटल क्या हो गया, ये पंजाब का डाटा हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मिसाल देने के लिए सिर्फ समझा रहा हूं। शहरों को मिलाकर सूबे का डाटा बना लिया। सर जी अब असल में ये काम कहां आता है, ये जो मैंने आपको ये एग्लोमेरेटिव और डिविसिव बताया, सर असल में ना हम कैटेगराइज कर देते हैं। बाज़-औक़ात जैसे मेरे फादर और मदर दोनों को शुगर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि मुझे शुगर हो जानी, ठीक हो गया। अब मेरे फादर मदर का एक खास तरीके से इलाज हो रहा है, मैं गौर कर रहा हूं कि यार उनका इलाज कैसे हो रहा है। उनको हार्ट का इशू है, लेकिन हार्ट मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम जो है वो शुगर है। तो कल को खुदा न खास्ता अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स होती है तो मेरा इलाज बिल्कुल उसी तरह ही होगा जिस तरह मेरे पेरेंट्स का इलाज हो रहा था, कीपिंग इन माइंड कि मुझे भी वो इनहेरिटेंस है वही वाली प्रॉब्लम। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो बाजू का जब सेम लोगों की एक जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनका ग्रुप बना के उनका इलाज किया जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। उसका ग्रुप बना दिया, उसको कहा ये फलां है, जिस तरह हम ग्रुपिंग करते हैं फलां जेनजी है, वो करते हैं ना, जेनजी सबके मसले एक जैसे हैं और दूसरी जनरेशन क्या थी उसके मसले एक जैसे हैं। ये इस तरह उसको ग्रुपिंग कर दी जाती है। अच्छा जरा देखिएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। वो कहता है डाटा में ना बुतेरी चीजें होती है, लेकिन जो मेजर चीज होती है ना उसको हाईलाइट की करना, उसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मेजर बात को हाईलाइट करना, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आप गौर करें, बाज़ वक़्त आप तस्वीर देखते हैं बंदा मोटा होता है, उसका चेहरा पेंट करते हुए उसकी बाकी चीजें नॉर्मल रखी जाती है, बस उसका पेट ज्यादा दिखाया जाता है क्योंकि उसका मेन फीचर ये होता है कि वो मोटा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका यहां पर तिल होता है, उनकी तस्वीर बनाते हैं तो उसका तिल यहां पर जरूर दिखाते हैं क्योंकि वो उसकी शिनाख्त, उसका प्रिंसिपल फीचर होता है।
यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब है कि आप जो छोटे मोटे फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके, मैं इस बात को अक्सर समझाता हूं कि मेरे घर में अगर मुझे उन्होंने बताना होगा यार अली इमरान के क्या है या अली इमरान क्या करता है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे उसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, 2 बाजू हैं, 2 टांगे, ये कभी भी नहीं कहेंगे। मजे की बात है ये भी नहीं कहेंगे वो मोटा है, बाकी भाई भी सारे मोटे ही हैं। ये भी नहीं कहेंगे कि वो उसके सर पे बाल कम है, बाकी सारे भाई उनका भी ऐसे ही है। तो मेरी शनाख्त है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है, ये वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो जिसकी वजह से फौरी तौर पे वो पहचाना जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहते हैं पीसी एक टेक्निक है यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स। वो कहते हैं डाटा सेट में सारे फीचर नहीं, जो काम के फीचर्स हैं वो देखे जाए। जब आपने 6 टेस्ट दिए हैं, जिस टेस्ट में आपने अनयूजली कम परफॉर्म किया, बस उन 3 टेस्टों की बात करेंगे जिसमें आप पास थे, उसकी बात नहीं करेंगे। हमारा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट। इमेज कंप्रेशन में भी ऐसे ही होता है। जब आप इमेज को कंप्रेस करते हैं ना, तो पिक्सेल्स काफी कम हो जाते हैं उसमें, लेकिन की फीचर फिर भी नजर आ रहा होता है। उसका जो इतना मोटा तेल है वो नजर आ रहा होगा, बाकी चीजें ब्लर हो जाती हैं। सर अनयूजुअल पॉइंट्स को, एनॉमली को डिटेक्ट करने के लिए भी यही वाला वो यूज होता है। अच्छा जी, एप्रियोरी एल्गोरिथम्स। सर मैं बड़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सारी बातें पढ़ानी चाहिए, आपको ये नहीं पता। जनरली आपके इंटरेस्ट की वजह से मैं उतनी डेप्थ में जा पा रहा हूं। सर एप्रियोरी एल्गोरिथम क्या कहता है? वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन अ लार्ज डेटा सेट। क्या करते हैं बेसिकली, ये देखते हैं कि यार ये बंदा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सर आप जिस मर्जी जनरल स्टोर में जाएं, जो डबल रोटी बेच रहा है वो अंडा जरूर बेच रहा है, और जो अंडा बेच रहा है वो डबल रोटी जरूर बेच रहा है, क्योंकि मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि जो भी बंदा अंडा खरीदता है वो 7 डबल रोटी जरूर खरीदता है। जी सर, जैम भी कह लें, मगर मैं एक वैसे मिसाल दी, और भी बहुत सी आइटम्स हैं। मोबाइल बेचने वाला जो मोबाइल बेच रहा होता है, नॉर्मली उसका चार्जर उसके साथ जरूर बेच रहा होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि 2 चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने का नाम है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। मैं सब्जियों के सेक्शन में गया हूं मेट्रो में, उसके साथ छुरियां भी थी पड़ी हुई। मैं गई यार ये छुरी बर्तनों वाला सेक्शन तो नहीं है, लेकिन आपको उसमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है? यस नजर आ रहा है। तो ये चीज होती है। अब जहां पर वो खुश्क दूध पड़ा हुआ है, कॉफी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई, ये तीनों चीजें इकट्ठी एक जगह पर पड़ी होती हैं, क्योंकि कनेक्शन है। सर जी, कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करना। आप अक्सर वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन कोई चीज खरीदेंगे तो वो कहेगा जिन लोगों ने ये वाली पैंट खरीदी उन्होंने 7 शर्ट भी खरीदी। ऐसा होता है या नहीं होता? रिकमेंडेशन सिस्टम भी इस तरह चलता है। ये उसकी एप्रियोरी एल्गोरिथम की एप्लीकेशन है कि अगर कस्टमर बाय कर रहा है ब्रेड एंड बटर, तो वो शायद मिल्क भी जरूर बाय करेगा। रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई करना। सर जी, ये मैंने क्या बातें कर दी आपके साथ? अनसुपरवाइज की 4 बातें कर दी। अब उसके बाद आगे चल रहा हूं, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सर री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है ना, वो कहता है कि यार अल्लाह ताला का एक निजाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को मोटिवेट करने के लिए कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, वहां दूध की नहरें होंगी, वहां अंगूर होंगे, वहां मैं भी कहूं हूर वाली बात तो आप कर दे, करना हूरों के लिए कुछ नहीं, बस हूरों का इंतजार ही करना है, ये भी ठीक है। सर वो सब चीजें एक खास अच्छे अमल के बाद, और सिर्फ ये वाली बात नहीं, साथ ये भी तय जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए आग भी है, उसके लिए सजा भी है, उसके लिए अजाब भी है। अच्छा, ये जीतने वाले के लिए रिवॉर्ड और हारने वाले के लिए पेनल्टी है, सजा। यार यही कॉन्सेप्ट है ना। आप अक्सर गेम देखते हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप वो स्टेज पार करते हैं, अगली स्टेज में आपकी गन जो है वो अपग्रेड हो जाती है, फिर उससे अगली यहाँ आप रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो गाड़ी अपग्रेड हो जाती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो बेसिकली मॉडल ये है कि जो काम
जो आप अच्छा परफॉर्म करें तो उसमें आपको रिवॉर्ड या बेनिफिट दिया जाएगा। अक्सर है ये वो डायमंड्स हैं वो मिलते हैं, या जो ये जो आपके ऑनलाइन क्या होता है यार, ये जो पबजी भी है नहीं, वो ये जो लाइव करते हैं वो शेयर मारना कह लें, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग यार, ये आपस में ये लोग मिलकर बातचीत करते हैं। फेसबुक लाइव होता है कि कौन सा लाइव होता है वो, टिकटॉक लाइव जो होता है, उसमें जो ये गिफ्टिंग होती है बेसिकली ये रिवॉर्डिंग ही है ना सर। सब बुनियादी तौर पे ये थीम, इसको आप अपने जेहन में रखें। अब आप इसको पढ़ेंगे तो ये रीइंफोर्समेंट जो है ना वो एक एजेंट है जो लर्न करता है इंटरेक्ट बाय द एनवायरनमेंट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स बाय ट्रायल एंड एरर। एक एजेंट कोई काम करता है, अगर वो अच्छा करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, अगर वो गलत करता है तो उसको पेनल्टी लगती है, और वो गोल्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। उसका टारगेट ये होता है कि वो रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर ले। बुनियादी तौर पे ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जो पर्टिकुलरली यूजफुल होती है इन सिचुएशन वेयर डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। एजेंट है, एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन पे उससे रिस्पॉन्स देखता है, रिस्पॉन्स अगर ठीक है तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर गलत है तो उसको पेनल्टी या सजा मिलेगी। सर ये इसमें क्यू लर्निंग मॉडल है। क्यू लर्निंग मॉडल में क्यू टेबल होता है। क्यू टेबल बुनियादी तौर पे उस पे लिखा होता है कि कौन सा काम करने का कितना रिवॉर्ड है और कौन सा गलत काम करने का कितना नुकसान है। इतनी नेकियां मिलेंगी, कितने अच्छाई, कौन सी अच्छाई करेंगे कितनी नेकियां मिलेंगी, कौन सी बुराई करेंगे कितना गुनाह मिलेगा। अच्छा जी, ये जी इस तरह ये क्यू टेबल होता है। ये स्टोर करता है कि रिवॉर्ड क्या है, कौन से एक्शन के लिए कौन सा रिवॉर्ड है, कौन सी स्टेट के लिए कौन सा रिवॉर्ड है। आप रोबोटिक्स में भी ऐसे ही होता है और गेम प्ले में भी ऐसे ही होता है, इसी की एप्लीकेशन है डी। अच्छा अब जरा देखिएगा, जहां पर क्यू टेबल जो है, जहां पर स्टेट्स बहुत ज्यादा हो और क्यू टेबल उसको हैंडल ना कर सके तो उसके साथ जुड़ जाता है डीप लर्निंग। उसके साथ क्या जुड़ जाता है, न्यूरल नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है ताकि डीप क्यू नेटवर्क बना दिया जाए क्यू टेबल के साथ। सर जी कौन कौन सी स्टेट है, उस पर कितना कितना रिवॉर्ड है। मैंने आपको कहा नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखें। नमाज की हालत है, रोजा है, ज़कात है, जहाज है, हर लेवल की नेकी है। अच्छा एक टेबल है जहां पर पता है कि कौन सा अमल करने का कितना सवाब है। अच्छा वो टेबल बातों का छोटा बढ़ जाता है और आपको मजीद स्टेट्स होती हैं, उसके लिए वो कहता है अगर बहुत ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स हो जो कि क्यू टेबल हैंडल ना कर सके तो फिर इसके लिए क्या आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं जो क्यू वैल्यू को डिटरमिन करते हैं कि इस बंदे का क्या होगा। सर ऑटोनोमस व्हीकल, सर ये एक व्हीकल है जो ड्राइवरलेस है। अब उसके सामने दरख्त भी आ सकता है, उसके सामने खड्डा भी आ सकता है, उसके सामने दूसरी गाड़ी भी आ सकती है, उसके सामने ट्रक भी आ सकता है। किस किस स्टेट में उसे क्या क्या करना है, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये सर ऑटोनोमस वो इतनी ज्यादा ऑप्शन होती हैं कि वो क्यू टेबल नहीं कर पाता तो फिर जो है ना हमें डीप क्यू नेटवर्क की तरफ जाना पड़ता है। और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जो है आप ऑप्टिमाइज कर पाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम को बाय लर्निंग यूजर प्रेफरेंस थ्रू इंटरेक्शंस। अच्छा पॉलिसी ग्रेडियंट, ये हमारी तीसरी बात है। वो कहता है आप अपनी जिंदगी गुजारने की पॉलिसी ही ऐसे बना ले कि आपकी जिंदगी में नेकियां बढ़ जाए। और मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देने लगा हूं कि आप जो है शोभा ही ऐसा चुन ले। आप मिसाल के तौर पे एक बंदा जो टीचिंग में आ जाए, जो टीचिंग करना अपने अंदर अंबिया का पेशा है और ये टीचिंग करना वैसे ही नेकी का काम है। अच्छा अब बजाय इसके कि आप अपनी रूटीन लाइफ में जो भी करना कर रहे हो और साथ के साथ नेकियां तलाश कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी गुजारने का पैटर्न ही ऐसे रखें कि आप साथ साथ नेकियां भी कमा रहे हो। इसी तरह वो कहता है इदारा अपनी पॉलिसीज ही ऐसी बनाए कि वो रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा कमा रहा हो। सर जी इसकी एप्लीकेशन है रोबोटिक कंट्रोल्स या फाइनेंशियल ट्रेडिंग, जिसमें आपका मकसद असल में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। नहीं सर ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। दिस इज समरी ऑफ कॉमन एमएल एल्गोरिथम्स। ये समरी अब आपने पढ़नी, मैंने असल में आपको समरी बनानी थी लेकिन मैंने आपको समरी की बजाय पूरा वो मैक्सिमम डिटेल है
जो मैंने पढ़ानी थी और मैंने अब पढ़ा दी। जेहन में वैसे सही बात बताऊं मेरे ये भी है कि यार अगर थोड़ा सा रह भी जाए ना तो कल का जो हमारा चैप्टर 11 है ना वो थोड़ा हल्का है, हम उसके साथ इसको मिलाकर कर सकते हैं। सर जी कस्टम मशीन लर्निंग वर्सेस ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशन। सर जी दो ऑप्शन थे हमारे पास। अब जरा बात सुनना, मुद्दे गल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पोर्शन था वो मैंने कवर करवा दिया। एक 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 4 लाइनों के लिए मैंने आपको एक एक एग्जांपल पिच की है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो याद हो जाए। सर जी रेडीमेड और टेलर मेड आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है आपको रहने के लिए जगह चाहिए, एक ऑप्शन ये है कि बना बनाया मकान है आप चुप करके उसके अंदर रहें, अल्लाह पाक शुक्र। दूसरा ये कि आपके पास प्लॉट ले और अपना घर बनाए अपनी मर्जी से। दो ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन की प्लस माइनस क्या है? सर आप अपना घर अपनी मर्जी से बनाएंगे, आपका वहां पे कंट्रोल होगा, जब चाहेंगे तब्दील करेंगे, पैसा बुतेरा लग जाएगा। लगेगा पैसा तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सुकून है, अपना घर है, अपनी मर्जी से जब चाहें तब्दीली करें, अपना पूरा कंट्रोल है, सिक्योरिटी अपनी मर्जी की है। सर ये सब चीजें जो है ये टेलर मेड में आती है। अगर आप रेडीमेड की बात करें तो भाई बना बनाया घर है, अब जो है इसके अंदर आपने एडजस्ट करना है, हल्की फुल्की मुरम्मत तो हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कंट्रोल भी आपका नहीं है। आप कहते यार मैं इसके ऊपर एक और स्टोरी डालूं, नहीं डाल सकते, वो कहेगा भाईजान चलो भाग जाओ, ऐसा ही है। सर यहां पर आप बस रेडीमेड में रह सकते हैं। अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ गई तो सर यही दोनों फर्क है ऑफ कस्टम मशीन लर्निंग में और ऑफ द शेल्फ में। ऑफ द शेल्फ है रेडीमेड, जिसको आप किराए पे ले रहे हैं। सर जी टाइम की बात करूं, ये अभी अवेलेबल है, कल चले जाए, तो महीने 6 लगने हैं बनने में, ऐसा ही है। सर जी ऑफ द शेल्फ रेडीमेड सोल्यूशन है। कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल क्या है? सर ये रेडीमेड नहीं है, बल्कि आपको बनवाना पड़ेगा, बनवाने पर टाइम भी लगेगा। कस्टम मशीन लर्निंग में क्या है? Custom machine learning models are developed from scratch to meet the specific need of the organization. These models are built in-house and are designed to address unique business challenges. Key features of custom machine learning models में क्या है? Tailored solution है, आपकी मर्जी के मुताबिक है। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी ये ज्यादा होता है। कंट्रोल आपका पक्का पूरा है और ऑप्टिमाइजेशन है, आप अपनी मर्जी से इसको तब्दील और एडजस्ट भी करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, मशीन कस्टम के क्या चैलेंजेस हैं? सर आपको खुद सर जी बाल सफेद हो जाएंगे घर बनवाते बनवाते, टाइम भी लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, मेंटेनेंस भी करानी पड़ेगी। और सर समझ आ रहा है? ये हो गए सर, मैंने वो जो बेस आपको दे दी ना, एग्जांपल दे दी है, वो दिमाग में रख के पूरा टॉपिक करें, पूरा टॉपिक कवर होता है, कोई मुश्किल इसमें इसके अलावा नहीं है। लो सर ऑफ द शेल्फ क्या है? सर जी मजे की बात यह इजी टू यूज, रेडी टू यूज, कॉस्ट इफेक्टिव, दस्ती घर शिफ्ट कर लें कोई दिक्कत नहीं है। प्री ट्रेन रेडी टू यूज है, लोग रहते रहे हैं। सर प्री ट्रेन मॉडल का क्या मतलब होता है? एक और एग्जांपल से समझे। सर जी जब आप कोई नई चीज इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस्तेमाल करने से आपको पता चलता है कि यार इसमें ये मसला है, अभी रवान नहीं हुआ, अभी पानी नहीं आ रहा नलके में, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, अभी नएपन की स्मेल है, आपके इर्द गिर्द जो है वो लकड़ी की स्मेल होती है। अच्छा जो प्री ट्रेंड होता है उसका क्या मतलब होता है? जनाब वहां पर अभी ये वाले मसाइल नहीं है 0 मीटर वाले, वो चली चलाई, अब वो रेडी टू यूज है। सर चैलेंजेस क्या है? कस्टमाइजेशन बहुत लिमिटेड है, आप वेंडर डिपेंडेंट, मालिक मकान पे डिपेंडेंट है। सर तीसरा लेस कंट्रोल, आपका कंट्रोल बड़ा कम होता है। Amazon, गूगल और ऑरेंज एआई ये तीनों जो है ये ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस है। फिर वही बात है, पूरा टॉपिक करने के बाद ये जरूर आपने करना है, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। सर जी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, व्हाट इज इंटेलिजेंट ऑटोमेशन? सर ये देखिए आपको मैंने पढ़ाया आरपीए क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस
ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने भी सारी पढ़ ली। सर अगर ये दोनों चीजें मिल जाए अमीर रह गई है सर। देखिए रैपिड, आपका रेपिटेटिव लेबोरस काम जो रिपीट होने वाला है वो सारे काम कौन कर देगा? आरपीए कर देगा। डिसीजन मेकिंग, अकल समझ, कैलकुलेशन करने वाला काम कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक हो गया। अब आरपीए स्पीड फास्ट, 24/7 अवेलेबल, गलती भी कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्यूरेटली पैटर्न्स को डिटेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, जनरेट करना और डिसीजन मेकिंग करना। अब बुनियादी तौर पे जब ये दोनों मिल गए तो ये जो चीज बनी उसको कहते हैं इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन भी हो रही है लेकिन इंटेलिजेंटली हो रही है। सर जी की फीचर्स क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये इस तरह जिस तरह अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी समझ पाएगा, डिसीजन भी कर पाएगा, पास्ट इंटरेक्शन से लर्न भी कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स टास्क को अंडरस्टैंड करके डिसीजन कर पाएगा। एंड टू एंड ऑटोमेशन, सर जी खास बात ये है अब ये तो सारा कुछ ही ऑटोमेट हो गया। एंड टू एंड ऑटोमेशन का मतलब है यहां से ऑर्डर रिसीव हुआ, सेल्स मशीन को ऑर्डर रिसीव हुआ, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे स्टॉक वाले को स्टॉक देखा, स्टॉक नहीं है, वहां से जब स्टॉक नहीं है तो वहीं से ही ईमेल चलेगी परचेजर को कि माल भेज दो। ऑटोमेट नहीं होगा सब कुछ, बेचने के ऑर्डर से लेकर खरीदने के ऑर्डर तक सब कुछ ऑटोमेट कर दिए। एंड टू एंड ऑटोमेशन है, सेल्फ लर्निंग है सब। फिर एआई की खास बात यह है कि ये खुद लर्न करता है और अडेप्ट करता है। और ह्यूमन इन द लूप, हाँ जहां पर ज्यादा रिस्की काम है, जहां पर बहुत पैसा इन्वॉल्व है, जहां पर क्रिटिकल है, वहां पर इंसान को भी इस लूप में होना चाहिए। वरना इसका कमाल पता क्या है? बंदियां नु डे नहीं जो मजाक नहीं कर रहा सर। उस एंड टू एंड ऑटोमेशन का मतलब क्या है? बंदा नहीं है सर, उसमें ऑटोमेट हो गया काम। वो कहता है क्रिटिकल मामलात हो तो बंदे को इन रखें। सर जी फाइनेंस और अकाउंटिंग में इनवॉइस एंटर करने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। और मैं अभी अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि डिजिटल डिसरप्शन से आप फारग कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। आपको जो लगता है ना कि मैंने बैलेंस शीट टैली कर ली है, यस यकीन करें जितनी देर में आप सवाल पढ़ते हैं उतनी देर में सिस्टम बैलेंस शीट टैली करके खत्म करके आपको भाई जान अपना ख्याल रखना। सर आपने उससे आगे देखना है, आप स्ट्रेटेजिकली इंशाल्लाह आगे बात करते हैं चैप्टर 13 में। उसके उस चैप्टर का नाम ही डिजिटल डिसरप्शन है जी। सर ये सीख लो। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ वो जो बैलेंस शीटें टैली कर रहे हो ना, उससे अगला स्टेप ये है कि आपने उस आगे अपने बिजनेस में वैल्यू क्या ऐड करनी है। सर जी बात बिल्कुल सिंपल है, मैं बट टाइम शॉर्ट है, मैं इस वक्त दर्ज देने के मूड में नहीं हूं। वो बात ये है कि यार आपको ना इदारे को वैल्यू देनी है ताकि वो आपको कुछ उसके बदले पैसा दे। सोसाइटी को वैल्यू देनी है ताकि उसके बदले आपको पैसा कमा सके। अगर वो वैल्यू आप नहीं दे रहे तो आप जितने भी बड़े फनकार हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं बहुत समझदार हूं, मेरे पूरे इंस्टीट्यूशन वाले कहते हैं तुम बहुत समझदार हो। आपकी समझदारी को यही होगा कि आपका माथा चूम देंगे, अल्लाह पाक शुक्र। पैसे सिर्फ वो देता है जो आपसे वैल्यू हासिल करता है। तो सर समझ आ रहा है? सर फाइनेंशियल एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, IE can automate financial process, invoice processing, auditing, tax compliance automate हो रहे हैं सर ये सब चीजें। AI model can assist in predicting tax liability and identifying anomalies। फिर customer service, AI chatbots जो हैं वो लोगों के सवाल भी ले रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं। और बहुत कॉम्प्लेक्स, वो कहते हैं ना आपने बिल की मालूमात करनी है तो 1 दबाएं, फलां करना है तो 2 दबाएं, क्रेडिट कार्ड बंद करना है तो 3 दबाएं, और अगर इसके अलावा कोई काम है तो 0 दबाकर नुमाइंदे से बात करें। तो भाई कॉम्प्लेक्स चीज के लिए वो नुमाइंदे के हम तो पहले ही 0 दबाए देंगे यार, वो कर दें। असल में ये होता है मकसद। अच्छा आगे हेल्थ केयर क्या है? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जो है
उसकी वजह से पेशेंट का रिकॉर्ड, एग्जामिन पेशेंट, सपोर्ट, डायग्नोसिस जो है ना वो डायग्नोस करना बड़ा आसान हो गया। तीसरे नंबर पे सर जी कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में क्या आ गया? एआई पावर डिसीजन मेकिंग भी आ गई, आरपीएफ और रेपिटेटिव टास्क भी आ गया, मशीन लर्निंग भी आ गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ गई, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन भी आ गई। छा गया यार। ओ भाई बात सुन लो। अब आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो क्या रहा है? सबसे पहले एआई पावर्ड डिसीजन मेकिंग। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे और उस एनालिटिक्स डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा वो करेगा। रेपिटेटिव काम है तो वो वाला हिस्सा आरपीए करेगा। सर जी मशीन लर्निंग भी तो जरूरी है, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करे, वो काम कौन करेगा? डेटा से मशीन लर्निंग होगी। मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है। सर ये आप अपने आप को अपग्रेड भी खुद ही करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि सर वो आम जबान को समझ भी पाएगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। ये वाला काम भी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन खुद कर रहा है। प्रोसेस और ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? यार आप गौर करो, सारा कुछ वो करी जा रहे हैं, तो परेशानी नहीं हो रही कि यार अस्सी की करांगे? अरे जवाब देना है, मैं इसका जवाब दूंगा सर, मैं आ रहा आगे। सभी ये आपने तस्वीर देखी है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। ये बुनियादी तौर पे क्या है? वो एक दो खातून के हाथ में डंडे हैं, वो ऊपर करती है तो सर ऊपर अपने वो उसको ऊपर करते हैं, नोट को ऊपर वाले नोट पर जाते हैं, फिर नीचे वाले नोट पर, फिर ऊपर। ये ना बेसिकली ये ना मुनज़्ज़म है। सिर्फ 25 लोग बैठे हैं, ये डंडे ऊपर करते तो वो ऊपर वाले नोट पे जाते हैं, नीचे करते तो नीचे वाले नोट पे जाते हैं। इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब यह है कि इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के जरिए आप ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स को यूज करते हैं ताकि डिफरेंट टास्क क्या हो जाएं? इंटीग्रेट हो जाएं, राइट ऑर्डर में और मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ काम हो जाए। सर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में अब क्या रह गया? कॉस्ट कम हो जाएगी, एरर कम हो जाएंगे, स्केलेबल होगा, कॉस्ट सेव हो जाएगी और एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। सर जी अब ये क्या रह गया पीछे? यही रह गया। एजेंटिंग एआई के बाद भी कुछ है? अब एजेंटिंग एआई कल करा दूं? सर एजेंटिंग एआई कल करवाता हूं। कल है मार्जिन में बस चैप्टर 11, शायद मैं चैप्टर 14 भी उसके साथ शुरू करवाऊं। चैप्टर 11 छोटा है, मैंने उसको भी रखते हैं प्लान यही किया था कि अगर पीछे का कुछ रहता हुआ तो मैं यार मैंने बड़ी डिटेल से ये सारे पहलू कवर कराए हैं। चाहता हूं कि यार आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें। एजेंटिंग एआई हार्डली 7-10 मिनट का टॉपिक है, नमाज का वक्त निकल रहा है तो मैंने इसलिए इसको रोका है कि आप लोग नमाज पढ़ लें और इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ये टॉपिक कवर करेंगे और इसके बाद चैप्टर 11 डन हो गया। सर जी आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।